तो स्वागत है फिर से महासंग्राम सीरीज में। अभी तक हम क्या कवर कर लिए थे? अभी तक हम पिछले लेक्चर में कवर कर लिया लूप्स के बारे में, जिसमें हम व्हाइल लूप पहले कवर किए, फिर फॉर लूप कवर किए। अभी हम फॉर लूप की मदद से ही ब्रेक एंड कंटिन्यू को समझते हैं काफी बेहतरीन तरीके से। तो आइए हम समझते हैं ब्रेक। पहले ब्रेक समझते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं फॉर लूप का। सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे, एंड मेन। इसके अंदर हम इंट a इक्वल टू 10 for I इक्वल टू 0, I is लेस देन 10, I प्लस प्लस। ठीक है, यहां पे इफ कंडीशन लिखेंगे ब्रेक के लिए। इफ I इक्वल टू 7, ठीक है, I इक्वल टू 7 हम कर देंगे। ये हुआ कंडीशन, तो हम क्या कर देंगे ब्रेक। मतलब हम एक्चुअली चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम तो लिख दिए मेरे को, ये 0 से मतलब यहाँ 10 तक लिखे तो 0 से 9 तक प्रिंट करके देगा, लेकिन हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं ब्रेक। ब्रेक मतलब कहां पे जाकर मेरे को ब्रेक लगा देना, अब उससे आगे नहीं बढ़ पाना है। ठीक है, तो उसके लिए ब्रेक का हम यूज करते हैं। तो ये रहा यहां तक, ठीक है। अब इसके अलावा मेरे को लिखना पड़ेगा printf \n %d, यहां पे I, ये लूप्स बंद किए, रिटर्न 0। ठीक है, अब इसका ऑपरेशन करते चीर फाड़ के क्या हो रहा है एक्चुअली। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली। सबसे पहले ये आया 4 I इक्वल टू 0, मतलब 0 इज लेस देन 10। ट्रू है। तो अंदर किया, ये इफ कंडीशन तो नहीं है, इफ कंडीशन नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, इधर गए इफ ये रहा, तो इफ नहीं है तो ये इल्स मत बोल सकते हैं, या फिर नहीं लिखा फिर भी ये लेगा इफ नहीं है तो। ये प्रिंटफ, ये जो भी नंबर है वो प्रिंट करेगा। आउटपुट क्या है मेरा, एक्चुअली आउटपुट मेरा है सबसे पहले क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट लाइन में क्या %d I इक्वल टू इनिशियली 0 क्या था 0, फिर आगे से ये अपग्रेड हुआ, ये लाइन हिट होने से पहले क्या हुआ अपग्रेड हुआ, अपग्रेड होके I कितना हो गया, I 1 से हो गया मेरा 2। ठीक है, 2 इज लेस देन 10, ट्रू है तो अंदर किया, इफ कंडीशन नहीं है तो इधर आया। ठीक है, इधर आने के बाद ये मिला इसको नंबर प्रिंट करने का। ठीक है, %d कितना है 1 है। ऐसे ही फिर वापस से ये ऊपर किया, ये ट्रू है तो फिर से इफ के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे ये पहले यहाँ पे 1 था, अब उसके बाद अब यहाँ पे 2 होगा। एक्चुअली पिछले बार 2 लिखा गया, तो आप ध्यान रखिएगा, मैं 1 ही बोला था लेकिन 2 लिखा गया। ठीक है, तो ये 2 है, ये 2 इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये फॉल्स है। इधर आया, ये 2 प्रिंट किया, 2 प्रिंट होने के बाद फिर से अपग्रेड हुआ, फिर से यह 3 इज लेस देन 10, ट्रू है, इसमें नहीं जा पाएगा। इधर आया, 3 प्रिंट किया, फिर से यहाँ आया 4 इज लेस देन 10, ट्रू है, इधर नहीं आ पाया, फिर इधर आया 4 प्रिंट किया, ऐसे ही 5 प्रिंट किया, 6 प्रिंट किया। अब देखिए 6 प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ पे आया, यहाँ I प्लस प्लस हुआ, क्या हो गया 7 इज लेस देन 10, ट्रू है। ठीक है, अंदर किया, यहाँ पे I की वैल्यू कितना है 7 इज इक्वल टू 7, ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ ब्रेक मतलब अब यहाँ पे ब्रेक लग गया, इससे आगे हम नहीं जाने देंगे। ठीक है, ये लूप को जैसे ही ब्रेक हिट हुआ प्रोग्राम में, जैसे ही ब्रेक हिट हुआ
ये प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट कर देगा, उस लूप को वहीं पे टर्मिनेट कर देगा। ये ब्रेक जो है, आप थ्योरी में ये लिखना पड़ेगा आपको, ब्रेक इज यूज टू टर्मिनेट द लूप एज सुन एज ब्रेक इज हीटेड। जैसे ही ये ब्रेक आता है प्रोग्राम में, जैसे ही ब्रेक कंडीशन जो भी है इफ के अंदर डाले हुए, वो जैसे ही हिट हुआ वो मेरा लूप को टर्मिनेट कर देगा, नेक्स्ट मतलब इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेक कर देगा, मतलब अब 7 प्रिंट नहीं करने देगा यहां तक, इससे आगे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, यहीं तक मेरा प्रोग्राम ये खत्म हो गया। ठीक है, अब ये तो रहा ब्रेक। ब्रेक क्या किया, जहां पे ब्रेक हिट हुआ उससे आगे प्रोग्राम को बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, अगर हम यहीं पे ब्रेक के जगह पे अब हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेक के अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, बस जहां पे ब्रेक लिखा हुआ है उसको चेंज करके यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सब ऐसे ही रहेगा। आउटपुट देखिए इस बार क्या आएगा, मतलब इस बार क्या होगा, इस बार पिछले बार में क्या हो रहा था, जैसे ही i इक्वल टू 7 आ रहा था, मतलब 7 से i का वैल्यू 7 आ रहा था, ब्रेक लग जा रहा था, उससे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। कंटिन्यू क्या करेगा, जैसे ही कंटिन्यू हिट हुआ, कंटिन्यू नेक्स्ट, ये जो है अपग्रेडेशन स्टेटमेंट को भेजते हैं। कंटिन्यू हिट होने के बाद ये उस बार जिस बार कंटिन्यू हिट हुआ उस बार वो आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना भूल, मतलब उसको स्किप कर देगा, मतलब आगे का जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना था, जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना था, उसको स्किप करके नीचे जाने के बजाय वो अपग्रेडेशन, डायरेक्ट अपग्रेडेशन पे जंप कर जाएगा। ठीक है, तो इसका भी हम आउटपुट लिख देते हैं। इसका भी आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 0 1 2 3 4 5 6 और 7 को, ये जैसे ही 7 आया 7 को छोड़ दिया, फिर आगे चला गया, अब ये 8 आ गया, ये इसमें नहीं जाएगा, अभी कितना जाएगा 8 9, मतलब 7 को छोड़ के बाकी सब प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये आते हैं ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में बताने के लिए, तो आप ब्रेक के बारे में कुछ डिफिनीशन वगैरह कुछ थ्योरी लिख लीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू के बारे में जो मैं आपको समझाया उसी को बस लैंग्वेज में बना के लिख लेना। ठीक है, ब्रेक के बारे में क्या बोलना है, वो टर्मिनेट कर देता है लूप को, और कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू करता है कि जैसे ही वो आया वो स्किप कर देता है, उससे आगे का कोड को या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना, और वो डायरेक्ट नेक्स्ट इटरेशन पे जाता है, और फिर सिंपल जैसे प्रोग्राम चल रहा था वैसे चलने देता है, ब्रेक लगा देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, तो यहां तक आप नोट करिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक बच गया, वैसे मोस्ट ऑफ द काम मेरा फॉर लूप और व्हाइल लूप ही कर देता, लेकिन डू व्हाइल भी कभी कभी मतलब क्वेश्चन में तो आ ही जाते हैं, इसलिए इसको भी कवर करते ही जाएंगे, क्यों छोड़े इसको, रिक्स में क्यों डाले। ठीक है, तो डू व्हाइल देख लेते हैं पहले, इसका सिंटेक्स कैसा होता है। ठीक है, ये सबसे पहले क्या है, ये डू मतलब काम करवाता है कुछ, ये आप समझ सकते हैं, कुछ काम करवा लेता है, अब बाद में कंडीशन चेक होता है, और इसी में अंदर ही अपग्रेडेशन भी कर देता है। और इसके बाद बाहर इसमें कंडीशन डालता है। ठीक है, और ये डू के अंदर, ये व्हाइल के अंदर, इसी के अंदर अपग्रेडेशन भी रहा। तो ये तो रहा मेरा सिंटेक्स। ठीक है, और यही मेरे को बताता है, एक होता है इंट्री कंट्रोल लूप, ये आपके एग्जाम में PYQ है। इंट्री कंट्रोल्ड लूप में मेरा क्या आता है, इंट्री कंट्रोल मतलब जैसे ही लूप के अंदर इंटर किया, मतलब देखिए व्हाइल में क्या था, सबसे पहले कंडीशन चेक हो रहा था, और फोर में भी क्या था, इनिशियलाइज करने के बाद ऊपर ही
ऊपर ही कंडीशन चेक हो रहा था, ठीक है, इधर अपग्रेड, ठीक, इसमें क्या है, इसमें अपग्रेड था, ठीक। तो इसमें क्या है, जैसे ही वाइल लूप में क्या है, जैसे ही अंदर घुसे मेरे को कंडीशन चेक हुआ, मतलब इंट्री कंट्रोल, मतलब कंडीशन, कंडीशन कौन चेक कर रहा है, कहां पे चेक हो रहा है, मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है, कंडीशन ही कंट्रोल कर रहा है। कंडीशन अगर ट्रू है तो अंदर जाने दे रहा, फॉल्स है तो बाहर कर दे रहा लूप से बाहर। तो मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है, इंट्री लेवल पे, इंट्री लेवल पर कंट्रोल कर रहा है, तो इसको इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंट्री कंट्रोल लूप। इंट्री कंट्रोल लूप में कौन कौन आता है, व्हाइल लूप आता है और फोर लूप आता है, ठीक है। और एग्जिट कंट्रोल लूप कहने का मतलब, एग्जिट कंट्रोल लूप कहने का मतलब इसमें क्या है, पहले जो सब काम करवाना करवा लो, ठीक है, और लास्ट में जाकर जो है ना कंडीशन चेक कर रहा है, लास्ट में मतलब जो काम करवाना था इधर हो गया, अब काम होने के बाद इधर आया कंडीशन चेक किया, ट्रू है तो वापस से टू पे भेज दो, वापस से काम करो, वापस से काम करो, अपग्रेड वगैरह करो, तब आगे चेक करो, ठीक है। यहाँ पर एक एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसमें था वाइल लूप में या फोर लूप में, इसमें हो सकता है कि एक बार भी, मतलब अगर कुछ ऐसा कंडीशन, उटपटांग कंडीशन आ गया तो हो सकता है कि एक बार भी लूप ना चले, लेकिन डू व्हाइल लूप में एक बार तो चलिए जाएगा, ऊपर से तो काम करवाइए लेगा, जो भी काम करवाना है वो करवाइए लेगा। अपग्रेडेशन होने के बाद ये चेक करेगा तो फॉल्स रहेगा तो नहीं होगा उसके बाद, मतलब एक बार काम मेरा डू करिए देगा, ये इधर काम करने के बाद चेक हो रहा है। अब उसमें क्या था, व्हाइल लूप और फॉर लूप में पहले चेक होता था उसके बाद काम करता था, ठीक है। तो यहाँ तो हम सिंटेक्स लिखे हैं, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। वही सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। मैं आपको जो भी थ्योरी बता रहा हूँ यही थ्योरी सब वहां पे भी आपको लिखना है, बस आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा और कोड एज इट इज लिख लीजिएगा, पूरा फुल में फुल मिलेगा आपको। और कोड लिखिएगा, कोड का आप इनपुट ज्यादातर कोशिश करिएगा यूजर से ही ले, ठीक है। वहां पे इनपुट दीजिएगा और आउटपुट दीजिएगा, वही पेंसिल से लिखिएगा, इनपुट आउटपुट जो भी हो, और उसको एक बॉक्स के अंदर लिखिएगा, ठीक है, ताकि एकदम लगे कि एकदम धमाकेदार कोडिंग हुआ है, ठीक है। हैश इंक्लूड stdio.h, इधर इंट में, ठीक है। लिख लेते हैं पहले, इंट आई इक्वल टू 0, फाइल, डू वाइल है ना, डू क्या करना है, प्रिंट करो, डू के अंदर डालते हैं, डू प्रिंट ऑफ हेलो, ठीक है, ये डाल देते हैं और सिंपल सा लिख रहे हैं, एकदम सिंपल सा, ठीक है। वाइल आई इज लेस देन 5, ठीक है। और ये रहा मेरा इंट लूप वाला पार्ट, ठीक है। और इंट के साथ रिटर्न टाइप मेरे को देना पड़ेगा। मैं आपको उतना एकदम हेवी हेवी प्रोग्राम नहीं करवा रहा, जो भी प्रोग्राम हेवी वाला था वो मैं करवा दिया, जैसे फिबोनाची सीरीज हुआ, फैक्टोरियल निकालने वाला, और ये सब ज्यादातर आपका थ्योरेटिकल पूछता है। थ्योरी तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप अपने लैंग्वेज बना के लिख ही लीजिएगा, और इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम भी दे रहा हूँ कि आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं एकदम आसान आसान प्रोग्राम दे रहा हूँ, ठीक है। देख लेता हूँ इसका आउटपुट क्या है। इसका आउटपुट है, ये डू किया, क्या किया, हेलो प्रिंट किया, हेलो, ठीक है। फिर से आया वाइल, मतलब जो भी डू करना था वो काम, ओहो मिस्टेक हो रहा है, देख ये तो प्रिंट ही बस कर रहा है ना, अपग्रेडेशन हम कहाँ किए, अपग्रेडेशन के लिए मेरे को डालना होगा
आई प्लस प्लस डाल देंगे इधर, ठीक है। यहाँ पे जीरो था, अब क्या था, जीरो था, इधर आई देख लीजिए क्या था, आई बॉक्स में देखिए आई जीरो था, जीरो जीरो मेरा अपग्रेड हुआ, जीरो अपग्रेड हुआ वन से, वन इज लेस देन फाइव, ट्रू है, वापस से टू पे भेज दो, टू पे आया, फिर से प्रिंट किया हेलो, बैक स्लैश एन लगा देंगे तो नेक्स्ट लाइन में आएगा हेलो आया, फिर से आई प्लस प्लस किए, ये वन आप हो गया टू, वापस से चेक करा टू इज लेस देन फाइव, ट्रू है, वापस से गया टू पे क्या बोल रहा है, फिर से प्रिंट करो हेलो, ठीक है। अब ये टू खत्म होगा, फिर ये आएगा थ्री, फिर से प्रिंट करेगा हेलो, ये थ्री अब फोर होगा, फिर से प्रिंट करेगा हेलो, फोर अब फाइव होगा, अब क्या चेक करेगा, फाइव इज लेस देन फाइव, फॉल्स है, मतलब फाइव इज लेस देन फाइव, फॉल्स है, फॉल्स है, तो अब ये बाहर कर देगा, अब डू पे नहीं जाएगा वापस से, अब ये रिटर्न जीरो करके प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। यहां तक मेरा क्लियर होता है, ठीक है। अब हम आने वाले स्लाइड पे हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कवर कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट क्या है, स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स लेटर का ही एक अनदर तरीका, दूसरे तरीके से सोचने का नजरिया, ठीक है। वैसे में हम आपको जो फर्स्ट लेक्चर दिए थे उसमें हम कवर किए थे इफ एल्स किए थे, और इफ एल्स में का ही एक्सटेंशन होता है इफ एल्स लेटर। इसमें क्या है, जैसे कि इफ में क्या हो रहा था, इफ कोई भी कंडीशन होता था, ट्रू है एग्जीक्यूट कर दो, नहीं है इस पार्ट में आता था इल्स, बाय डिफॉल्ट ये कंडीशन नहीं हुआ तो वो इल्स में ही जाएगा, इल्स में जाने के बाद जो भी होता था वो एग्जीक्यूट हो जाता था, ठीक है। तो ये था मेरा इफ एल्स, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इफ एल्स लेटर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इफ एल्स लेटर के बारे में, ठीक है। इफ एल्स लेटर में क्या करेंगे, इल्स के अंदर वापस से इफ लगा देंगे, ठीक है। एल्स के अंदर वापस से इफ लगेगा, एल्स 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 इफ, वापस से इफ लगा, ठीक। अब इफ कंडीशन चेक किए, वापस से इफ लगा, इसके अंदर फिर से कंडीशन डाले, अब इसके अंदर जो भी कंडीशन चेक करना था, ये ट्रू है तो निकालो, फॉल्स है तो वापस से इस पार्ट पे जाएगा, वापस से इफ लगा, वापस से कंडीशन, भाई, ठीक है। और ये सब करने के बाद ये जितना बार मेरे को जरूरत पड़ेगा प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उतना बार इफ एल्स लगा देंगे। इफ एल्स लेटर मतलब इफ के सीडी में लगा दिए, इफ एल्स को क्या बोला, सीडी में लगा दिए, इफ एल्स, ठीक है। तो ये रहा, लास्ट में क्या लिखते हैं, लास्ट में एक एल्स लिखते हैं जिसमें इफ लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट वाला एल्स जो है ये इफ से कनेक्टेड है, ये एल्स इस एफ से है, ये एल्स इस एफ से है, ठीक है। मतलब ये एल्स इस इफ से, ये एल्स इस इफ से, ठीक है। इस एल्स को इस एल्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब सीडी ऐसे, सीडी ऐसे, इस एल्स को इससे मतलब है, ठीक है। इस एल से इसको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, इससे इसको मतलब है, इस एल से इस इफ को मतलब। अगर हम ब्रैकेट के अंदर वो ब्रैकेट में लगा हुआ के लिखते हो वहां पे अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इस एल्स को इस एफ से मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा मेरा इफ एल्स लेटर, ठीक है। इफ एल्स लेटर, इस पे भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। और इफ एल्स लेटर का ही एक दूसरे तरीके से सोचने का तरीका है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब हम एक स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या, चलिए नॉर्मल सा ही एक प्रोग्राम लिखते हैं, जनरली थ्योरेटिकल ही आता है ना, तो अपने वो स्टूडेंट के हाथ में वो फ्रीडम रहता है, अपने हिसाब से कोई भी प्रोग्राम लिख सकता है और वो इलोबरेट करे, थ्योरी तो लगभग पॉइंट तो वही रहेगा, ठीक है।
तो चलिए स्विच स्टेटमेंट के लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h int main। मेन का अंदर लिखेंगे, मेन के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल, हम एक्चुअली कर किस चीज का प्रोग्राम रहे हैं, मेरे को क्या करना है, डे का नाम प्रिंट करना है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब हम कोई भी नंबर डालेंगे 1 से 7 के बीच में, तो कौन सा दिन है वो मेरा आउटपुट आने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इंट मेन यूजर से ही डलवा रहे हैं कि आज डे नंबर डालो, कोई वो आउटपुट देगा, ठीक है। तो इंट मेन इंट डे नंबर, डे नम, ठीक है। प्रिंटफ इंटर नंबर, scanf percentage d and denim, ठीक है। तो ये हम यूजर से इनपुट करवा लिया। अब आ रहे हैं अपने स्विच पर बवाल निकालने, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स है ये, स्विच लिखना है, ठीक है। इसके अंदर वेरिएबल जो भी है वो, ठीक है। अब ये वेरिएबल से मैच करेगा केस, वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो भी केस आएगा, ठीक है, केस यहाँ पे वो वेरिएबल का जो भी वैल्यू मैच करेगा वो, ठीक है। और इसके अंदर जो भी हो कोड, और ब्रेक भी लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ये है मेरा सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स क्या क्या है देख लीजिए, स्विच, वेरिएबल, केस, वेरिएबल का वैल्यू, और ये है, ये सेमीकोलन नहीं है, ये दो ऐसे क्या बोलते हैं इसको, जो भी हो ऐसे, और इसके अंदर जो भी कोड पार्ट है वो आएगा, और ब्रेक के साथ ये खत्म होगा, ठीक है। और भी कोई साइन नहीं है, कोई भी इस कोड में रहेगा बट इसमें नहीं रहता, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने स्विच पे, ठीक है। स्विच डे नम, ठीक। यहां पे भी ये लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। स्विच डे नम इक्वल टू, अब यहां पे क्या है, केस, केस 1 प्रिंटफ संडे, अब ब्रेक भी करना पड़ेगा मेरे को, वैसे ही केस 2 प्रिंट मंडे, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। वैसे भी मेरे को टोटल 7 दिन होता है, तो 7 को डेट लेके जाना पड़ेगा, 7 को केस, एक लास्ट में देखेंगे वो डिफॉल्ट भी कुछ डालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एक्चुअली क्या डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक 2 लिखे केस, ठीक है। अब लिखते हैं, मतलब मैंने प्रोग्राम किया, पहले इधर से एग्जीक्यूट हुआ फिर इधर आया, ठीक है। अब केस 3 प्रिंटफ संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है। और इसको भी ब्रेक किया, ठीक है। ऐसे ही केस 4 के लिए भी हम लिखे प्रिंटफ स्टेटमेंट, केस 5 के लिए भी लिखे, इधर ट्यूसडे लिखे, इधर वेडनेसडे लिखे, ऐसे ही केस 5 के लिए इसमें भी ब्रेक लिखेंगे, ठीक है ना। हर स्टेटमेंट में, हर केस के स्टेटमेंट में
लास्ट में ब्रेक लगाना जरूरी है, ठीक है। और केस 5 में भी वैसे लिखेंगे, ब्रेक लिखेंगे। केस 6 में भी वैसे ही लिखेंगे। पहले देखें केस 6 इधर हो गया, संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ पे वेडनेसडे, ठीक है। यहाँ पे थर्सडे, इधर फ्राइडे। मतलब केस 6 में क्या है, प्रिंटेफ, फ्राइडे, ब्रेक, केस 7 प्रिंटेफ, सैटरडे, ब्रेक। अब एक लास्ट डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। डिफॉल्ट, इसमें कोई इसका जरूरत नहीं, मतलब ये वेरिएबल का जो भी वैल्यू है उसका जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट प्रिंटफ entered day is day number is not lie between 1 to 7, ठीक है। और ये मेरा इंट से स्टार्ट हुआ था। पहले तो मैं ये स्विच वाला बंद कर देता हूँ। स्विच कहां से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से, ये स्विच बंद हुआ, ठीक है। और इसके नीचे मेरे को लिखना पड़ेगा ये रिटर्न 0, और इसके बाद ये मेरा प्रोग्राम बंद कर देंगे, ठीक है। लास्ट में ये मेन वाला था, ठीक है। तो ये मेरा स्विच स्टेटमेंट कवर होता है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा, हम फर्स्ट जो लेक्चर बनाए थे उसमें हम इफ एल्स कवर कर चुके हैं, और उसी का एक्सटेंशन हम इफ एल्स लेटर भी आपको समझा दिए। अगर आपको आप चाहे तो एक बार इफ एल्स लेटर का भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम एरे का कंसेप्ट पढ़ेंगे, एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एरे में हम आते हैं। एरे का डेफिनेशन के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं एरे है क्या। एरे, जैसे कि हम इससे पहले क्या कर रहे थे, मेरे को वेरिएबल की जरूरत पड़ रहा था, 5-7 को वेरिएबल बना रहे थे। अब यहाँ पे एक ही टाइप का डेटा चाहिए, मतलब जैसे कि अगर इंटीजर टाइप का ही डेटा चाहिए तो मैं 4-5 वेरिएबल बना के एक ही वेरिएबल में उस डाटा को डाल दूंगा, ठीक है। जितना भी डाटा, जैसे कि ये क्या है कि एक साथ बंच ऑफ मेमोरी एलोकेट करता है। बंच ऑफ मेमोरी मतलब ऐसे, ठीक है। इसका इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4। मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये क्रिएट कैसे होगा, ये एरे 5, जैसे हम ये लिखे इंट एरे 5, इसका मतलब मेमोरी में ऐसा स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक है, जो इसका इंडेक्सिंग 0 से 4 तक जा रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना, मतलब इसको इनिशियलाइज करना है। तो अब इसको ये तो हुआ डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब इनिशियलाइज करेंगे, ये तो समझने के लिए है, मेन पार्ट इधर है, ठीक है, ये कोड पार्ट ये समझने के लिए। अब मेरे को क्या करना है, इनिशियलाइज कैसे करेंगे, दो तरीके से हम कर सकते हैं। फर्स्ट, इस लाइन में लिखे यहीं पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, या फिर यूजर से ले रहा है, मतलब ये हम प्रोग्रामर ही इनिशियलाइज कर दे रहा है। और दूसरा हुआ कि यूजर इनिशियलाइज कर रहा है। जैसे कि देखिए, पहले हम देखते हैं, पहले प्रोग्रामर ही इसको इनिशियलाइज कर रहा है। एरे 5 इक्वल टू, यहाँ कुछ भी वैल्यू डालते हैं, जैसे कि इसमें डाल देते हैं 10 20 30 40 50, ठीक। तो इसमें वैल्यू डाल रहे हैं हम एरे 5, और ये क्या है, ये एक ही टाइप का डेटा है सब, मतलब ये इंटीजर टाइप का एरे 5 साइज का क्रिएट हुआ, जिसमें मतलब पांचों को 5 वैल्यू इंटीजर टाइप की हो सकता है।
अगर हम इंटीजर टाइप में हम अगर कोई कैरेक्टर डाले तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा कैरेक्टर टाइप का हम एरे डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, कैरेक्टर नेम मान लीजिए 20 कैरेक्टर का है और इसमें हम कुछ भी डालना चाह रहे हैं, जैसे कि इसको आप इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं नेम 20 इक्वल टू ये कोड, मतलब प्रोग्रामर ही इसको इनिशियलाइज कर रहा है, तो इसमें आएगा एस के डी ऐसे कर करके, मतलब कैरेक्टर जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर डलाता है भाई, ये 0 इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ऐसे करके हम अप टू 20 मतलब 19 इंडेक्स नंबर तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इनिशियलाइज कैसे करना है वो, मतलब ये समझे। अब इसको हम एक एग्जांपल, मतलब इसी बात को कोडिंग के भाषा में लिखते हैं। कोडिंग के भाषा में मतलब पहले हेडर फाइल लगा के हम मेन फंक्शन के अंदर अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। चलिए लगाते हैं हेडर फाइल, हैश इंक्लूड stdio.h int main int array फाइल। ये आप ऐसा मत समझिए कि ये कोई सिंटेक्स लिखा हुआ है, नहीं कीवर्ड लिखा हुआ है, नहीं, आप चाहो तो बस ए भी लिख सकते हो ऐसे, A5, ये यूजर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे कि हम इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर वैल्यू भी डाल पाएंगे ना, तो यहाँ पे 10 20 30 40 50, ठीक है, ये डाल दिए इंटीजर टाइप का। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ये तो हम इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है, अब इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी मेरा ये एरे है, ये क्या क्या वैल्यू है, क्या मतलब पहले इसको समझ लेते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे, ये वैल्यू हम कैसे रीड करेंगे, इसका कहने का मतलब इसको हम ऐसे रीड करेंगे, A1 इक्वल टू, यहाँ पे A5 लिखने का ये साइज से मतलब है, A1 इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर ये बोले, और ये क्या है, सॉरी ये A0 है, ठीक है, ये A1 है, और ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। ठीक है, अब ये तो ऐसे लिख रहा है, अब इसको हम प्रोग्राम में कैसे हम इसको आउटपुट में प्रिंट कर पा रहे हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए हम मेरे को व्हाइल लूप या फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा, तो हम चलिए हम फॉर लूप का ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। अब इसके अंदर आए, इसके अंदर आने के बाद प्रिंट करवाना है, जो भी प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट बैकस्लैश सॉरी बैकस्लैश n परसेंटेज d इधर ai, ये मेरा कंप्लीट हुआ, और ये इंटीजर टाइप था तो यहाँ पे रिटर्न 0 भी कर दी। ठीक है, तो इसका मेरा आउटपुट क्या है रहा है, ये आउटपुट हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडर फाइल देगा, मेन फंक्शन के अंदर गया है, ये इसको प्रोग्रामर ही इसको इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, 10 20 30 40 50 वैल्यू से। ठीक है, अब ये तो इनिशियलाइज कर दिया, अब इसको प्रिंट हम करवाना चाह रहे थे, int i इक्वल टू 0, मतलब एक्चुअली ये करने के बाद अंदर क्या हुआ था, मेमोरी में क्या हुआ होगा, ये एरे 5 साइज का बना, 5 ब्लॉक बना, इसमें 10 20 30
40 और इसमें 50 डाला गया। ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 इंडेक्स पे है, ये 4 इंडेक्स पे है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, ये 0 इंडेक्स पे किया, 0 इंडेक्स पे किया, 0 इज लेस देन 5, ट्रू है, ट्रू है तो अंदर क्या है, ये प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया, ए एट एरे का जो वैल्यू है आई 0 पे, मतलब ए 0 क्या है, ये 0 क्या है, ए 0 ये है, ये मेरा क्या है, ये 0 है। ठीक है, 0 मतलब इसके अंदर जो भी लिखा इंडेक्स है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 10। अब फिर से अब ये क्या किया, ये फिर से मतलब अपग्रेड कर दिया, आई को 0 से बढ़ा के अब कितना कर दिया, 1 कर दिया। अब 1 यहाँ पे आया, 1 इज लेस देन 5, ट्रू है, अंदर आया, 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर दिया। 1 इंडेक्स पे कितना वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे ये वाला वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे ये वाला वैल्यू 20 को प्रिंट किया। ऐसे ही 30 को प्रिंट किया, 40 को प्रिंट किया और 50 को प्रिंट किया। अब मतलब 50 मतलब 4 इंडेक्स तक गया। अब ये यहाँ पे 5th इंडेक्स हो गया, इटरेट हो गया, मतलब अपग्रेड हो गया 5th इंडेक्स पे आने के बाद ये 5 इज लेस देन 5 फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो अब ये लूप से बाहर आ जाएगा, रिटर्न 0, ये लूप मेरा टर्मिनेट हो गया। तो ये सिंपल प्रोग्राम था किसका, ये मेरा सिंपल प्रोग्राम था, जो मेरा प्रोग्रामर है वही लिख रहा था। लेकिन अगर इसी में हम चाहे यूजर से इनपुट ले ले, ठीक है, यूजर से इनपुट ले, तो बस मेरे को कुछ नहीं करना है, बस स्कैनफ का यूज करना है, थोड़ा सा एक और लूप का यूज करना है। ये तो हम क्या कर रहे थे, चलिए लिख लेते हैं वापस से। तो अब की बार हम यूजर से ले रहे हैं, ठीक है, मतलब डिक्लेरेशन करने का दूसरा तरीका, ठीक है, इनिशियलाइज डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज करने का। तो सबसे पहले इंटीजर टाइप का है, 5 साइज का हम लिए, ठीक है, 5 साइज मतलब अब ये मेमोरी में 5 साइज क्रिएट हो गया, ठीक है, A5 ये क्रिएट हो गया, मतलब 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यूजर से ही लेना है, तो यूजर से लेने के लिए मेरे को फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 5 बार करना है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस प्रिंटफ इंटर नंबर, मतलब मेरे को मैसेज बिलिंग करना चाहिए कि एक्चुअली करना क्या है एकदम एट टाइम, ठीक है। इंटर नंबर स्कैनफ परसेंटेज डी एंड ए आई, ये ले रहा है मेरा क्या, ये मेरा इनपुट ले रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम ये तो इनपुट ले लिया, मतलब ये इतना करने के बाद मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, इनपुट लेगा, ठीक है। अब जो आउटपुट के लिए भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, आउटपुट के लिए क्या, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस ठीक है, इधर प्रिंटफ बैकस्लैश n परसेंटेज d, इधर ए आई, इधर ये मेरा कंप्लीट हुआ, ये लूप रिटर्न 0 किए, टर्मिनेट किए। तो इसमें क्या किए, सिंपल सा, पहले जैसे ही आया, जैसे प्रोग्राम लोड हुआ, सबसे पहले हेडर फाइल देखा, मेन फंक्शन के अंदर आया, ये 5 साइज का एरे का क्रिएट किया ब्लॉक मेमोरी में, ठीक है। अब इनपुट करवा रहा है, क्या करवा रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर दिखा देते, ये तो मतलब समझाने के लिए है यार, ये भी आप चाहो तो वहां पे लिखोगे तो अच्छा ही रहेगा, ये मतलब आउटपुट सेक्शन में लिखना, ठीक है।
इनपुट क्या है, ये मतलब ये प्रोसेस सेक्शन में लिखना आप एक अलग से प्रोसेस। कोई भी अगर आप वहां पे जैसे कि रिकर्जन वगैरह था उसमें स्टैक यूज कर रहे थे तो वो प्रोसेस सेक्शन में लिख लीजिएगा। एक 3 सेक्शन बनाइएगा पेंसिल से, एक प्रोसेस सेक्शन, एक इनपुट सेक्शन, एक आउटपुट सेक्शन, ठीक है। तो प्रोसेस सेक्शन में ये लिख लीजिएगा। ये इनपुट सेक्शन में क्या लिखना है, इनपुट सेक्शन में मेरे को लिखना है इंटर नंबर, कितने बार आएगा ये इंटर नंबर, मान लीजिए हम डाल रहे हैं इसमें 10, ठीक है। और कुछ नहीं, वो रीड कर रहा है, फिर से यही सेंटेंस आएगा इंटर नंबर 10। ये कितने बार मेरे से करवाएगा, 5 टाइम करवाएगा, मतलब ये 5 साइज का है तो 5 टाइम कर। आपको ऐसे नहीं लिखना, वहां पर आपको ये 5 बार लिखना है, ठीक है। समय का होने की वजह से मैं ऐसे शॉर्टकट थोड़ा मार रहा हूँ, ठीक है। आप शॉर्टकट मत करना, आपके पास वहां पे काफी टाइम रहेगा, एकदम अच्छे से पेज भर के आना, ठीक है। तो ये इंटर कर दिया नंबर, ठीक है। अब क्या करना, मेरे को प्रिंट करवाना। हम क्या करवाए इसने, इंटर 10 करवाए, 20 करवाए, 30 करवाए, 30, 40, 50, ठीक है, ये इंटर करवाए। अब ये हम आउटपुट क्या कर डिस्प्ले करवा रहे हैं, आउटपुट मेरा डिस्प्ले हो रहा है परसेंटेज जी ए ऑफ आई, मतलब लूप के थ्रू आउटपुट हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। लूप क्या है, ए ऑफ आई, आई मतलब स्टार्ट, सबसे पहले क्या है A0 प्रिंट होगा, फिर A1 प्रिंट होगा और लूप की मदद से, फिर A2 प्रिंट होगा। जो भी इस पे वैल्यू होगा, इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू, इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू, वो प्रिंट होगा एज इट इज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा 10, उसके बाद 20, 30, 40, 50, ठीक है। इस तरीके से ये सिंपल एरे का प्रोग्राम कंप्लीट होता है। ये एरे अभी हम एरे ये सिंपल देख लिए हैं। अगर हम चाहते ये एरे 1D एरे होता है, एक 2D एरे होता है, ठीक है। ये एरे का सिंपल डिफिनीशन वाला बोल सकते हैं प्रोग्राम है, ठीक है। एक और प्रोग्राम मैं करवा देना चाहूंगा जो जिसको आप लीनियर सर्च भी बोल सकते हो, या फिर लीनियर सर्च का करवा दे, नहीं लीनियर सर्च का नहीं करवाएंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एक 1D एरे का प्रोग्राम करवा देते हैं, ठीक है। 2D एरे वैसे आते हैं क्वेश्चन, वो भी ज्यादा नहीं रिपीटेडली है, लेकिन 1D एरे का एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं क्योंकि आपका एरे का कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए। तब तक यहाँ तक नोट करिए, आते नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम मैक्सिमम निकालने के लिए एक हम एरे का प्रोग्राम लिखते हैं जिससे आपको एरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, एरे से आप डरे नहीं, ठीक है। इंट मेन लिख दे, इस बार हम प्रोग्राम में ही वैल्यू दे दे रहे हैं, चलिए इंट ए 5, फिर से 5 साइज का मान रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू, इसमें कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे कि कुछ भी डाल सकते हैं। सॉरी, ये तो इंटीजर टाइप का है ना, कैरेक्टर थोड़ी है। एक, दो, तीन, चार, 5 वैल्यू डाल दिए, ठीक है। तो ये हम इनिशियलाइज कर दिए। अब क्या करना, मेरे को एक फॉर लूप लगाना, कोई भी लूप लगा सकते हैं, हम फॉर लूप लगा रहे हैं जिसमें मेरे को चेक करना है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं, क्या मतलब इतना लिखने के बाद एक्चुअली प्रोग्राम में हुआ क्या, प्रोसेस थोड़ा सा समझते हैं। प्रोसेस मतलब ये समझने के लिए, ठीक है। प्रोसेस हुआ क्या, एक ये बना, इसमें ये आ गया इतना, ठीक है। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, आई 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स तक किया, ठीक है। इतना हो गया अभी तक, प्रोसेस समझने के लिए अभी तक प्रोग्राम इतना किया, ठीक। अब मेरे को चेक करना है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है, मिनिमम वैल्यू कौन है। तो हम पहले मैक्सिमम का ही लिख लेते हैं, आप मिनिमम को खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक वेरिएबल इंट
ठीक है, मैक्स इक्वल टू जो मेरा जीरो इंडेक्स है वो वही हम मान लेते हैं, क्या ए जीरो, यही मेरा मैक्स है, मतलब हम मान लेते हैं ये मेरा मैक्सिमम है। और अगर अगर इससे बड़ा कोई वैल्यू आएगा तो उसको अपडेट कर देंगे मैक्सिमम से। ठीक है, देखिए कैसे अपडेट करेंगे, देखिए अब लिखेंगे फोर के अंदर, फोर लूप के अंदर, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक, इफ a I is greater than max, then max equal to ai। यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, कर्ली ब्रैकेट इफ के बाद कभी लगाते हैं जब 2-3 लाइन तक इस इफ के अंदर वाला ब्लॉक में हो। वैसे में यहाँ पे भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फालतू में क्यों लगाना, ठीक है। तो ये इफ आया, इफ के अंदर ये किए, अब ये ऐसे चलते जाएंगे और बाद में हम ये जैसे लूप कंप्लीट होगा उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे प्रिंटफ मैक्सिमम इक्वल टू परसेंटेज डी, और इसमें मैक्स डाल देंगे और इधर रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। ठीक है, एक्चुअली ये प्रोग्राम चला कैसे ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, ये यहां तक तो हम समझा दिए थे क्या क्या हुआ। यहाँ पे क्या किया, मैक्सिमम ए जीरो का वैल्यू डाले, मतलब मैक्स में मेरा एक मैक्स है, मैक्स में मेरा कितना है अभी, मेरा 84 है ना। अब क्या किया, यहाँ पे आए, ठीक है, ये तो इसी से स्टार्ट हुआ, ये i इक्वल टू जीरो, जीरो इज लेस देन 5 ट्रू है, अंदर किया तो ये तो इफ में तो जाएगा नहीं, इफ में जाएगा नहीं, ठीक है। और वापस से टर्मिनेट होने से पहले वापस से यहाँ पे आएगा, ठीक है, वापस से यहाँ पे आए और आई को अपग्रेड कर दिया 1 से, 1 इज लेस देन 5 ट्रू है, और A1 पे क्या वैल्यू है, A1 पे वैल्यू मेरा 33 है, 33 इज ग्रेटर देन मैक्स, फॉल्स है, फिर से मेरा इसके अंदर नहीं गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट, ये टर्मिनेट होने से पहले नेक्स्ट लाइन, मतलब अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड करने के बाद आई का वैल्यू बढ़ के ये 2 हुआ, 2 पे कितना है 82, तो 82 ये इफ में क्या 82 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में कितना वैल्यू है 84, 84 से बड़ा है क्या, नहीं फॉल्स है, तो फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट ना करके यहाँ पे क्या, यहाँ से आगे जाने से पहले